देश भर से आए नगरीय सरकार के सभी प्रतिनिधि भाइयों, मैं आज इस आध्यात्मिक धर्म कर्म की धरती गुरुग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। राष्ट्र निर्माण में शहरी निकायों की भूमिका की सार्थक चर्चा के लिए आज यहां पर हम आए हैं और इस कार्यक्रम में हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह जी सैनी साहब, जिनको राज्य विधानसभा का अनुभव भी है और संसद के रूप में भी उनकी लोकतांत्रिक संस्थाओं में एक लंबा अनुभव है। आज इस कार्यक्रम के आयोजक हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष श्री हरविंदर कल्याण जी, नगरीय नागरिक उड्डयन विभाग के मंत्री मेरे मित्र डॉक्टर विपुल गोयल जी, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह जी, विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री कृष्णपाल मिड्ढा जी, लोकसभा के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह जी, संसद में हमारे सहयोगी सांसद, लोकसभा राज्यसभा के माननीय सांसदगण, हरियाणा सरकार के माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण और लोकतंत्र की सबसे मजबूत संस्था जो लोकतंत्र को सशक्त और प्रभावी बनाती है, नगरीय सरकार के सभी प्रतिनिधि भाइयों बहनों, आज हम सब राष्ट्र निर्माण में शहरी निकायों की भूमिका की चर्चा के लिए यहां विराजे हैं। हम यहां मिल बैठकर भारत के शहरों के उज्जवल भविष्य और उज्जवल भविष्य के साथ भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत और किस तरीके से शहरी सरकारों के अंदर नए भारत, विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए आपस में विचार विमर्श, सार्थक चर्चा, संवाद के लिए यहां पर आए हैं। देश भर से आए सभी अलग अलग राज्यों के सभी प्रतिनिधि भाइयों, ये चर्चा और सार्थक चर्चा अपने अपने अनुभव, अपने अपने नई सरकारों के अंदर नवाचार और साझा मिलकर काम करने की इस पद्धति से हम लोकतंत्र के नए विचारों को आगे लेकर नया दृष्टिकोण बनाने का प्रयास करेंगे। नगरीय सरकार लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है। आम जनता की अगर सबसे ज्यादा आवश्यकता या सबसे ज्यादा नजदीकी है, आम जनता से अगर सीधा संवाद है तो नगरीय सरकार के प्रतिनिधियों से है। गांव के अंदर
ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों से है और हमारी ग्राम पंचायत, हमारी नगरीय सरकार में जितना लोकतंत्र सशक्त होगा, मजबूत होगा, उतने ही हम लोकतंत्र के माध्यम से अपने अपने क्षेत्र की जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को पूरा कर पाएंगे। इससे सामान्य मानवीय लोगों का सबसे नजदीक गहरा रिश्ता और सबसे संवाद आपसे होता है। और इसलिए मेरा मानना है, लोकतंत्र में जिसका सबसे ज्यादा संवाद होता है, उसको लोगों की कठिनाइयां, चुनौतियां, संकट, आपदाओं की सबसे ज्यादा जानकारी होती है। और लोकतंत्र में यही हमारी ताकत है कि हमें क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी हो, लोगों के अभावों की जानकारी हो, क्षेत्र के अंदर विकास के पैमाने को तय करने की जानकारी हो। और इसके लिए हमें लगातार आपस में सभी संस्थाओं को चर्चा, संवाद करते रहना चाहिए। और दुनिया के अंदर जब प्रौद्योगिकी के नए युग की शुरुआत हुई है, तो सोशल मीडिया भी एक महत्वपूर्ण और प्रौद्योगिकी यंत्र है जिससे हमारा जुड़ाव मजबूत हो सकता है। और इसलिए एक विचार मेरे मन में आया कि जिस तरीके से लोकतंत्र की संस्थाएं हैं, चाहे ग्राम पंचायत है, चाहे नगरीय सरकार है, चाहे विधानसभाएं, लोकसभाएं, लोकसभा सर्वोच्च संस्था होने के कारण उसकी जिम्मेदारी है कि हमारी नीचे तक की इकाई में हम लोकतंत्र की कार्रवाई पद्धति को और उस सदन की कार्रवाई को, उसकी अच्छी परंपराओं को, श्रेष्ठ पद्धतियों को किस तरीके से आदर्श मापदंड बनाएं, ताकि हमारे ग्राम पंचायत के सदन, हमारे लोकतंत्र के अंदर तो जब मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं हम, लोकतंत्र भारत की जननी कहते हैं, तो ग्राम सभाएं महत्वपूर्ण होती थी। इन सभाओं के माध्यम से, समितियों के माध्यम से, चाहे गांव में, शहर में हो, न अदालत हुआ करते थे, न थाने हुआ करते थे, न कोई शासन व्यवस्था हुआ करती थी, लेकिन इन्हीं ग्राम सभाओं के माध्यम से, इन्हीं शहरी समितियों के माध्यम से चर्चा और संवाद के बाद जो निर्णय फैसले होते थे, उसको समाज मानता था। इस परंपरा के लोग भारत में रहते हैं। इससे हमारे व्यवहार में, हमारे कार्य में, हमारी पद्धति में हमेशा लोकतंत्र रहता है। और इसलिए जब जब भी लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया, देश की जनता ने इसका जवाब दिया है। और इसीलिए हम सबकी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम इस लोकतांत्रिक संस्थाओं को और कैसे श्रेष्ठ संस्थाएं बनाएं। जब आपको ये जिम्मेदारी मिली है, हम सबको ये दायित्व मिलता है, तो हम सब मिलकर साझे प्रयास करने की आवश्यकता है। और इसलिए मेरा मानना है, जिस तरीके से लोकसभा, विधानसभा में सदन चलते हैं, विचार विमर्श करते हैं, मुद्दों पर चर्चा होती है, कानून बनाने पे चर्चा होती है, इसी तरीके से हमारे नगरीय क्षेत्र के अंदर भी हमें हमारी सभाओं के अंदर, हमारी बैठकों के अंदर एक सदन चलाने की एक आदर्श पद्धति बनाने का प्रयास करना चाहिए। जब हमारी सभासद हो, तय समय के अंदर हो, महीने के अंदर हो, 2 महीने में हो, और उसके अंदर दिन भर प्रश्नकाल भी हो, शहर की समस्याओं के 4-5 समस्याओं पर, मुद्दों पर चर्चा भी हो, ताकि एक
कार्यपालिका में जवाबदेही हो, जवाबदेही और पारदर्शिता लाना है तो लोकतंत्र को सशक्त मजबूत बनाना होगा। और इसीलिए जब हमारी इन सभाओं के अंदर जनप्रतिनिधि मुद्दे उठाएंगे, सवाल उठाएंगे, तो कार्यपालिका के अंदर जवाबदेही भी आएगी, पारदर्शिता भी आएगी और कार्य में ईमानदारी भी आएगी और निगरानी भी व्यापक होगी। मैंने कई बार देखा है कि कई नगर पालिकाएं, नगर परिषद, नगर निगमों के अंदर साल भर के अंदर बैठक नहीं होती और एक बजट बैठक होती है, वह भी आधे घंटे के अंदर खत्म हो जाती है। कहीं अगर बैठक भी होती है तो मैं पढ़ता हूं कि आधे घंटे में हंगामे से बैठक को स्थगित किया, एजेंडा पास हुआ। यह लोकतंत्र की अच्छी परंपरा नहीं है। लोकतंत्र में हमें चुनकर भेजा है लोगों की अपेक्षाओं के लिए, चर्चा के लिए, संवाद के लिए, उनकी कठिनाई चुनौतियों के लिए। हम क्यों नहीं प्रयास करें कि महीने में, 2 महीने में कम से कम जब हमारी बैठक हो तो बैठक दिन भर चले, 8 घंटे चले, प्रश्नकाल भी हो, कई मुद्दों पर चर्चा भी हो, शून्यकाल भी हो और उसके अंदर हर काम की जवाबदेही तय हो, उसका एजेंडा बने, कार्रवाई बने और अगली बैठक के अंदर उस कार्रवाई एजेंडे पर चर्चा हो कि कितनी उसका एग्जीक्यूशन हुई। उसी तरह बजट बनते समय हम बजट के अंदर व्यापक चर्चा करें, हम जनता से चर्चा करें, सदन के अंदर जनता के प्रतिनिधियों, स्टेक होल्डरों, विशेषज्ञों, जो लोगों के अभाव कठिनाइयों को समझते हैं, उनको बुलाकर कि कौन से बजट बनाते समय हमारी कौन सी समस्याएं गंभीर है, चुनौतीपूर्ण है, उसको समाधान करना चाहिए। उसके लिए भी नीतिगत रूप से भी बजट आवंटन के अंदर जितनी जनता की सहभागीदारी होगी, जितनी सहभागिता होगी, बजट ठीक भी बढ़ेगा और बजट का एग्जीक्यूशन भी ठीक बनेगा। और समय समय पर जिस तरीके संसद और विधानसभा में कमेटी होती है, बजट आवंटन जिन मदों के लिए खर्च किया है, उन मदों के बजट आवंटन ठीक से खर्च हुआ नहीं हुआ, जमीन पे उसके कार्य की निगरानी हो, कमेटी जाकर जो कार्य हमने तय किए थे वो गुणवत्तापूर्ण हुए नहीं हुए, उनका एग्जीक्यूशन कैसे हुआ, इन सारी चीजों की एक आदर्श पद्धतियां इन सदनों में बनने की आवश्यकता है। मैं मानता हूं ये चुनौतियां हैं। एक समय आया था जब राज्य की विधानसभाओं, लोकसभाओं के अंदर लोकसभा और विधानसभाएं हंगामों की भेंट चढ़ जाती थी। लोकसभा या राज्यसभा के अंदर सभाओं को बाधित करने में ही राजनीतिक दल श्रेय मानते थे और अखबार की सुर्खियां भी आज सदन स्थगित हुआ, ये सुर्खियां बनती थी। मैं 16वीं लोकसभा से 17वीं 18वीं लोकसभा को देख रहा हूं। इसी 16वीं लोकसभा के अंदर लोग तख्तियां लेकर आते थे, सदन स्थगित करने के लिए प्रयास करते थे। कई दिनों तक सदन स्थगित होता था। 17वीं लोकसभा के अंदर भी ये परपाटी चली, लेकिन 18वीं लोकसभा में बदलाव आया कि सभी सदन के सदस्य, सभी राजनीतिक दल के लोग ये विचार करने लगे कि सदन स्थगित नहीं होना चाहिए और राजनीतिक दल में आपस में विवाद होने लगा कि सदन स्थगित होने से हम जनता की अपेक्षाएं, भावनाएं, कठिनाइयां, चुनौतियां ठीक से नहीं रख पाएंगे। इसलिए सभी राजनीतिक दलों ने प्रयास किया कि सदन चलना चाहिए, सदन स्थगित नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके मान्य सदस्यों ने ये विचार व्यक्त किया कि सदन स्थगित हो जाता है तो हम जनता की भावनाओं को नहीं रख सकते।
हमें भी हमारी सभासदों के अंदर जनप्रतिनिधियों से चर्चा करना चाहिए, सभी राजनीतिक दलों के लोगों से बात करना चाहिए कि सदन स्थगित करना या सदन में हंगामा करना, इससे श्रेय नहीं मिलेगा और धीरे धीरे समाज भी समझने लगेगा। आप अपनी चर्चा करें, संवाद करें, बातचीत रखें, क्यों नहीं ऐसी परंपरा लागू हो और हर राजनीतिक दल मर्यादा बनाने का प्रयास करें। ये कठिन है, चुनौतीपूर्ण है, लेकिन अब समय बदलाव का आ गया है। अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त और जवाबदेह बनाना है, तो हमें सदनों को ठीक से संचालित करना ही होगा। सदनों के अंदर व्यवधान, गतिरोध, ये कम करने का प्रयास हमें करना चाहिए और राजनीतिक दलों से भी जो गतिरोध पैदा करते हैं, जो व्यवधान पैदा करते हैं, समाज उसी तरीके का जवाब देगा। इसलिए हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए। और मेरा मानना है कि आप सबसे ज्यादा नजदीक जनता से जुड़े रहते हो और इसीलिए आपको हमेशा प्रयास करना चाहिए कि आपके पूर्वजों ने किस तरीके से उस नगर निगम में बदलाव किया। हम सबको ये पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल आजादी के पहले अहमदाबाद म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन थे। ऐसे कई नेता थे जो नगरीय सरकारों से निकलकर देश और राष्ट्र के नेतृत्व करने की क्षमता है। हमारा राजनीतिक नेतृत्व अगर निकलेगा तो आप में से ही निकलेगा, आप में से सशक्त नेतृत्व निकलेगा। इसलिए आपकी कार्य पद्धति, आपका कार्य, आपका व्यवहार, आपका आचरण, आपकी ईमानदारी, एक कर्तव्य की धरती, यहां से कर्म की धरती के माध्यम से आप जितना श्रेष्ठ काम करेंगे, लोग बरसों तक आपको याद करेंगे। लोग बरसों तक कहेंगे ये चेयरमैन साहब आए थे, ये वार्ड पार्षद आए थे, जिन्होंने हमारे शहर को बदलने का काम किया, मेरे वार्ड को बदलने का काम किया, जनता को साथ लेकर काम किया। हमें जनजागरण से बदलने की आवश्यकता है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने जब आह्वान किया कि देश को स्वच्छ बनाना है, तो लोगों में जागरूकता, परिवर्तन आया। समाज को बदलाव करने के लिए, समाज को आंदोलन बनाने के लिए देश की सबसे छोटी लोकतांत्रिक संस्थाएं सबसे मजबूती से काम कर सकती है। हमें हर विषय पर जन आंदोलन बनाना चाहिए। हम जब देश के बाहर जाते हैं और देश के अंदर, तो वहां भी कचरा फेंकते समय सोचते हैं कि कचरा फेंके न फेंके, थूकने के पहले फेंकने फेंके। हम भी वहां व्यवस्थित जीवन जीते नहीं जीते हैं। और इसलिए मेरा कहना है कि समाज के अंदर जन आंदोलन बनाना, जागरूकता बनाना। मेरा शहर दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर, जो दुनिया के अंदर स्वच्छता की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, वो पद्धति मुझे लागू करनी है और जनता को जागरूक भी करना है। मुझे मेरे शहर को हरा भरा बनाना है। वायु इंडेक्स के अंदर मेरा शहर सबसे नीचे रहे, इसके लिए मुझे जन आंदोलन बनाना है। एक पेड़ मां के नाम का अभियान जन आंदोलन बन जाए। घर के अंदर, घर के बाहर, आप इसी देश के अंदर, आप कर्नाटक में चले जाएं, आप कर्नाटक में देखेंगे, वहां पर सरकार के प्रयासों से नहीं, एक जन आंदोलन है। जब आदमी मकान बनाता है, उसके पहले पेड़ लगाता है। मैं यहां देखता हूं, आदमी 10 करोड़ के पेड़, 10 करोड़ का मकान बना देगा, लेकिन 10 लाख पेड़ लगाने पर खर्च नहीं करेगा। ये एक अच्छी परंपरा नहीं है। ये लोगों की मानसिकता को बदलना है। और जो समाज का नेतृत्व करता है, जो सामाजिक कार्यकर्ता होता है, समाज का नेतृत्व करने की क्षमता होती है, वही शहर को बदलने की क्षमता उसमें है। और ये जिम्मेदारी आपको मिली है।
कि समाज ने आपको वो अपेक्षाएं आकांक्षाओं से चुनकर भेजा है। हमें हमारे सदन को कार्य पद्धति और कार्य व्यवहार से भी बदलना होगा और मेरे शहर को जन आंदोलन से स्वच्छ, हरा भरा और जो कुछ भी चुनौतियां हैं, आपदा संकट है, मुझे मेरे कार्यकाल में उनका समाधान करना है। आज मुझे खुशी है कि कई राज्यों के अंदर हमारी महिलाएं बेहतरीन नेतृत्व कर रही है। कई राज्यों में 50% है, कई 33% है और इसीलिए महिलाओं के नेतृत्व क्षमता के अंदर बढ़ोतरी हुई है और आने वाले समय में तो राज्य विधानसभाओं के अंदर भी 33% महिलाओं का आरक्षण होने जा रहा है और इसीलिए हमें महिला नेतृत्व को बढ़ाने के लिए, महिलाओं का नेतृत्व हमेशा संवेदनशील होता है। संवेदना उनके कार्य में होती है, व्यवहार में होती है, आचरण में होती है, उनके जीवन में होती है। इसलिए आने वाले समय के अंदर महिला नेतृत्व भी इन्हीं नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगमों से निकलेगा। मेरा मानना है कि हम सबकी बड़ी भारी जिम्मेदारी है, जहां एक तरफ लोकतंत्र को सशक्त बनाने की, संवाद और चर्चा की, दूसरी तरफ लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को पूरा करने की। और इसीलिए ये 2 दिन के सदन की पहली परंपरा है और मैं इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा, विधानसभा अध्यक्ष को भी धन्यवाद दूंगा और मैं राज्य के सभी विधानसभा के अध्यक्षों से आग्रह करूंगा कि वह सभी अपने अपने राज्यों के अंदर जिस नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में सदन चलाने की श्रेष्ठ परंपरा है, जहां सदन पूरे दिन चलता है, 2 दिन तक चलता है। कई बार आपने देखा होगा कि लोकसभा की कार्रवाई 2:30 बजे तक चली, 3 बजे तक चली। हमारा सदन क्यों नहीं चले? हमारे सदनों में क्यों नहीं चर्चा हो? सब प्रश्नकाल हो तो प्रश्नकाल की जवाब दे, अधिकारी जवाब देगा। कभी पानी पे चर्चा हो, कभी बिजली पे हो, कभी सफाई पर हो, कभी रोड पे चर्चा हो, कभी नालियों पे चर्चा हो। हर छोटी समस्याओं पर चर्चा सदन में होगी तो कार्यपालिका की जवाब देते होगी और कार्य में गुणवत्ता भी आएगी। ये सारी श्रेष्ठ परंपराओं को लागू करने की जिम्मेदारी हम सब जनप्रतिनिधियों की है। मुझे आशा है कि 2 दिन तक आपकी कार्य मंत्रणा, आपकी चर्चा, संवाद, आपके अनुभव, आपके नए इनोवेशन, जिन्होंने श्रेष्ठ अनुभव, परंपराएं लागू किए, उन सबको भी साझा करेंगे और निरंतर साझा करते रहेंगे। हमारी प्रतिबद्धता इस बात की होगी कि मेरी नगरपालिका चाहे छोटी नगरपालिका है, लेकिन श्रेष्ठ नगरपालिका बनाना है देश को। मेरा नगर परिषद छोटा है, लेकिन मुझे श्रेष्ठ नगर परिषद बनाना है। मेरा महानगर नगर निगम है, मुझे देश और दुनिया का श्रेष्ठ नगर निगम बनाना है। और इस श्रेष्ठ नगर निगम जब ही बनेगा जब वहां लोकतंत्र मजबूत होगा और लोकतंत्र मजबूत होने के लिए अधिकतम समय सदनों में चर्चा, संवाद, मतों की अभिव्यक्ति होगी, विचारों की भिन्नता हो सकती है, लेकिन जब शहर के हित में काम होगा तो मतों की भिन्नता खत्म होगी। एक विचार से काम करेंगे, जन आंदोलन बना के काम करेंगे और मुझे आशा है आने वाले समय में हमारे देश की सबसे मजबूत स्तंभ नगर पालिकाएं, नगर निगम, नगर परिषद और पंचायत राज व्यवस्था को हम एक सशक्त लोकतंत्र का स्तंभ बनाएंगे और चर्चा, संवाद, सभा समितियों के माध्यम से सार्थक चर्चा और संवाद के साथ नए राष्ट्र निर्माण के, नए भारत के निर्माण के अंदर अपनी भूमिका निभाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। निश्चित रूप से ये जो मार्ग आपने हम सभी को दिखाया है, उस मार्ग पर चलकर ये वादा है आपसे कि श्रेष्ठ होगा हर नगर, श्रेष्ठ होगी हर पंचायत, श्रेष्ठ होगा हर राज्य, क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत है। और निश्चित रूप से आज यहाँ से कदम बढ़ चले हैं एक साथ विकसित भारत की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर।
और अब इस गरिमामय उद्घाटन सत्र के समापन की ओर बढ़ते हुए हम सभी उन व्यक्तियों का आभार प्रकट करते हैं जिनके मार्गदर्शन से ये मंच साकार हुआ है। हरियाणा सरकार के माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल जी से सादर अनुरोध है कि मान्यवर कृपया मंच पर आएं तथा आप धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करने की कृपा करें। आज यहाँ अर्बन लोकल बॉडीज के रिप्रेजेंटेटिव की कॉन्फ्रेंस के इस विज़न के लिए और जिस तरीके से लोकतंत्र के मंदिर लोकसभा को उसकी कार्रवाई को सशक्त करने के लिए जाने जाने वाले ओम बिरला जी आज यहाँ पर लोकतंत्र की सबसे छोटी बट महत्वपूर्ण इकाई को सशक्त करने का जो ये विज़न को साकार करने के लिए आपने हरियाणा चुना और हरियाणा के अंदर इस विज़न को लेकर आए, उसके लिए मैं आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और आज इस कॉन्फ्रेंस को अपनी अनुमति देने के लिए और इस कॉन्फ्रेंस को सक्सेस करने के लिए स्वयं यहाँ पर पधारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को तो गति देने का काम किया ही किया। और मान्यवर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2047 का जो माननीय मोदी जी का विज़न है उसको साकार करने के साथ साथ उसमें सहभागिता दिखाने के लिए एक डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर जो नया डेवलप किया है, ऐसे मुख्यमंत्री का मैं यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बहुत ही गर्व अनुभव करता हूँ कि ऐसी पद्धति और ऐसे विजनरी मुख्यमंत्री की टीम में मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो इसके साथ साथ मैं आज यहाँ पर हरियाणा के विधानसभा के स्पीकर हमारे भाई हरविंदर कल्याण जी, जिन्होंने विधानसभा की कार्रवाई को तो सशक्त किया, लेकिन आज इस छोटी इकाई को भी सशक्त करने के लिए स्वयं यहाँ पर उपस्थित हैं और पूरे इस कार्यक्रम को कई दिन से स्वयं अपनी देखरेख के अंदर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर लोक कैबिनेट में मेरे साथी भाई राव नरवीर सिंह जी और उपाध्यक्ष कृष्णलाल मिड्डा जी और जितने भी मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और देश भर से आए सभी मेयर एवं चेयरमैनों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और मैं समझता हूँ अभी माननीय ओम बिरला जी ने जिस तरीके का मार्गदर्शन हमारा किया कि इस लोकतंत्र की छोटी इकाई को हम किस तरीके से मजबूत और सशक्त कर सकते हैं, वो एक बहुत ही अच्छा प्रभाव छोड़ने का काम हमारे ऊपर करेगी, मैं ऐसा समझता हूँ। और यहाँ पर लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो यहाँ पर आए और सभी को अपना मार्गदर्शन दिया। और जितने भी यहाँ पर हमारे डिपार्टमेंट के यूएलबी डिपार्टमेंट के अधिकारीगण, जिन्होंने पिछले 3-4 दिनों से लगकर इस पूरे कार्यक्रम की रचना के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और प्रेस से आए मेरे साथी पत्रकार और छायाकार दोस्तों, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। और सभी जो उपस्थित माननीय विशिष्टजन हैं, उनका सम्मान करने हेतु उस धरती से जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा हो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वहाँ से आइए कर्म करने का एक कदम बढ़ाएं। और सादर अनुरोध करती हूँ माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंदर कल्याण जी से कि हमारे बीच उपस्थित माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को आप भेंट स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता प्रदान करें, क्योंकि ये वो धरती है जहाँ से भगवान श्री कृष्ण की वाणी गूंजी है, भगवान श्री कृष्ण की वाणी जो आज हम सभी महसूस कर सकते हैं। निश्चित रूप से इससे बड़ा उपहार इस हरियाणा प्रदेश से क्या होगा जहाँ पर स्वयं गीता का उपदेश सुनाएगा। मान्यवर, आपसे सादर अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह जी को भी श्रीमद् भगवद गीता उपहार स्वरूप प्रदान करें। सादर अनुरोध हरियाणा विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष जी श्री कृष्णलाल मिड्डा जी से
कि आप हरियाणा सरकार के मंत्री राव नरवीर जी को कृपया श्रीमद् भगवद गीता प्रदान करने की कृपा करें। ये हमारे भारतीय संस्कार है, ये हमारी भारतीय परंपराएं है, ये भारत के मूल में निहित है कि आज भी हमें मार्ग दिखाती है भगवान की वाणी। माननीय